आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आरएसएस की इतिहास के बारे में। आरएसएस का अभी तक का 100 सालों का क्या इतिहास रहा है, पूरी उसकी बात करेंगे। आरएसएस की स्थापना कैसे हुई, आरएसएस का बेसिकली क्या मोटिव था स्थापना होने के बाद से, आखिर इसने है ना आज़ादी में, भारत की आज़ादी में तो देखिए कोई अपना इतना बड़ा योगदान तो दिया नहीं। अब देखिए लेकिन फिर भी है ना कैसे तैसे करके दूर रखा गया। कुछ इंडिपेंडेंट मूवमेंट में है ना, इंडिपेंडेंस मूवमेंट में कुछ में हिस्सा लिया नहीं लिया, सारी चीजें हुई, काफी सारी आइडियोलॉजी है, काफी सारी चीजें। लेकिन इस आरएसएस की है ना कंट्रोवर्सी कई सारी है। जैसे है ना, ये काफी लोग बोलते हैं कि ना ये तो खाली एंटी हिंदू है, या फिर यहाँ पे इसमें हिंदू मुस्लिम ज्यादा करती है, या फिर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये अखंड भारत की बात करती है। आरएसएस के कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको लेके काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी। और आरएसएस कभी हाल ही में पॉलिटिक्स में रहता है, पॉलिटिक्स में भी रहता है, तो आरएसएस को लेके काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी रहती है। कभी आरएसएस कभी फुल्ली एक्टिव रहता है, तो कि कहाँ क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, अब हर चीज को लेके होती रहती है। तो वो सारी चीजें देखेंगे। अभी है ना, आपको पता ही है आरएसएस पे 3 बार बैन लगाया गया था। पहले जब 1948 में नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी थी तब बैन लगाया गया था। फिर उसके बाद इमरजेंसी के टाइम पे बैन लगाया था। फिर जब बाबरी मस्जिद गिराई गई थी 1992 में तब बैन लगाया गया था। तो ऐसे करके बैन लगाया गया और बाद में हटा भी दिया गया। और अभी आपको पता ही है कि है ना, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, तो पता ही है कि है ना अभी हल्ला कर ही रहा है कि हम आरएसएस पे बैन लगाएंगे। खैर वो तो देखो, ट्रम्प के कहने पे तो देखो कभी बैन लगेगा नहीं, क्योंकि ट्रम्प तो कुछ भी बोलता रहता है। तो खैर अभी अपन ट्रम्प की बात नहीं कर रहे, अभी अपन आरएसएस की बात कर रहे हैं। तो शुरुआत करने से पहले आप सबको बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को पूरा आखिर तक देखा करें, और साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना न भूले, ताकि आने वाली वीडियोस के लिए आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएगी। तो देखिए इसकी शुरुआत होती है, देखिए थोड़ा सा पहले हम इंडिपेंडेंस के इतिहास में जाके बात करेंगे। तो देखिए इसकी शुरुआत होती है 1907 में। अब देखिए 1907 में उस समय क्या हुआ था कि है ना, क्रांतिकारी आंदोलन चल रहा था पूरे भारत में। तो बंगाल में उस समय क्या हुआ, बंगाल के कुछ क्रांतिकारियों ने एक अनुशीलन समिति का गठन किया। और इस समय क्या हुआ, ये अनुशीलन समिति जो थी, इसका ये काम क्या था कि आज़ादी से रिलेटेड जो भी काम हो रहे हैं यहाँ पे, आज़ादी की लड़ाइयों में अपना योगदान दे, इन सबको लेके, इसको लेके है ना काफी ज्यादा चल रहा था। तब यहाँ पे क्या हुआ था, नागपुर से है ना कि यहाँ पे एक आए थे, डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे, केशव बलिराम हेडगेवार, जिनको बाद में है ना लोग है ना जिनको प्यार से डॉक्टर जी भी कहने लग गए थे बाद में। तो अब देखिए क्या हुआ, केबी हेडगेवार अब ये भी है ना इस चीज से जुड़े, अनुशीलन समिति से। तो अनुशीलन समिति से जुड़े, फिर इन्होंने क्या किया कि उस समय क्या हुआ था कि उग्रवादी विचारधारा का भी जो स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था। तो उस समय जो कांग्रेस के लीडर थे ना, गरम दल के जो लीडर थे, बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल जिन्हें कहा जाता था, तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के कांटेक्ट में ये आए। और कांटेक्ट में आने के बाद क्या हुआ, फिर इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। अब जब देखिए इसके बाद क्या हुआ, जब यहाँ पे इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली तो उसके बाद हुआ क्या, अब काफी सालों तक तो ये कांग्रेस में तो रहे, लेकिन अब इसके बाद हुआ क्या कि अब देखिए 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया देश में रोलेट एक्ट की वजह से, और काफी सारी चीजें हुई, तो उसके बाद क्या हुआ कि गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू कर दिया, और इधर मुस्लिमों के लिए खिलाफत आंदोलन चालू हो गया। खिलाफत मूवमेंट भी क्यों चालू हुआ, क्योंकि वो टर्की के खलीफा ने को भी है ना वो निकाल दिया गया था वहां से, है ना, फिर वहां पे है ना रातों रात है ना वहां पे एक और गवर्नमेंट आ गई थी और खलीफा से आजादी ले ली थी टर्की ने। तो मुस्लिमों ने उस चीज से है ना खलीफा मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट शुरू कर दिया था गांधी जी ने, इन सबको देखते हुए मुस्लिमों के लिए, ताकि उनको देश में यूनिटी बने रहे। तो केशव बलिराम हेडगेवार, केबी हेडगेवार जो थे ना, डॉक्टर जी, इनको डॉक्टर जी बोलेंगे। तो डॉक्टर जी जो थे वो इस बात से तो नाराज हो गए थे कि देखिए ऐसा तो नहीं चलेगा, ये तो है ना तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं गांधी जी, मतलब मुस्लिम और हिंदुओं के खिलाफ तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है, तो ऐसे तो होगा नहीं। तो उनके मन में आया कि यहाँ से है ना कुछ ना कुछ बात करनी चाहिए, कि है ना एक अलग ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए इस चीज को लेके। अलग ऑर्गेनाइजेशन क्यों होना चाहिए, ताकि वो चीजों को देखेगा। अब जैसे वो चीजों को देखेगा, अब इसके बाद क्या होगा, उनको लग रहा था कि है ना ये हिंदू मुस्लिम अगर ऐसे चलेगा तो बंटवारा हो जाएगा। तो अब ऐसे में फिर उन्होंने बोला कि नहीं, अलग ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। तो इसके बाद भी क्या हुआ, जब 1922 में भी क्या हुआ, नागपुर अधिवेशन जब हुआ कांग्रेस का, और एक और कोलकाता अधिवेशन हुआ, और वहां पे जब एक और थे यहाँ पे एम एस गोलवालकर, इन लोगों से, इनसे जब इनकी बात हुई,
तो इनके दिमाग में फिर ये बात आई कि नहीं, एक ऑर्गेनाइजेशन तो होना ही चाहिए अब 1922 आते आते। अब फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब 1925 आते आते इन्होंने क्या किया कि एक घर पे ही है ना मीटिंग रखी थी नागपुर में ही। पहले घर से ही अपने शुरुआत की, नागपुर में इनका घर था, तो घर से अपनी शुरुआत की जो मीटिंग थी उसमें, मीटिंग में पहले तो सिर्फ 4 लोग आए, फिर उसके बाद 12 लोग आए थे बाद में 12 से 1200 हो गए। अब 12 लोग जब आए तो पहली बार इन्होंने अपना भाषण दिया, और भाषण देने के बाद वहां से है ना इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन की नींव रखने की बात की, एक संगठन होना चाहिए लोगों के लिए। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब उस समय क्या हुआ कि इन्होंने संघ रखने की बात हुई, तो उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे 27 सितंबर 1925 को नागपुर में इन्होंने संघ की स्थापना की। उस समय आरएसएस नहीं था, उस समय सिर्फ संघ बोला जाता था। तो एक संघ की स्थापना कर दी, और उस दिन दशहरे का दिन था जिस दिन ये स्थापना हुई थी, विजयादशमी, दशहरा। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब इन्होंने स्थापना कर दी तो फिर इसके बाद फिर ये संघ हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ, आरएसएस। देखिए आरएसएस का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, ये फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। तब शुरुआत में क्या हुआ कि यहाँ पे कई सारी इन्होंने शाखा लगाई। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ कि ये सारी चीजें, अब देखिए मेन आज भी है ना, मेन जो इसका हेडक्वार्टर है ना वो नागपुर में ही है, नागपुर के रेशम बाग एरिया में वो हेडक्वार्टर है। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने आरएसएस की स्थापना कर दी। तो शुरुआत में तो क्या हुआ कि ये महाराष्ट्र की क्या ना, धीरे धीरे नागपुर से लेके महाराष्ट्र की सीमित था कुछ टाइम तक। तो नागपुर से लेके नासिक, पुणे, अमरावती और भी जगहों पे अब धीरे धीरे करके इसने नॉर्थ इंडिया में अपनी पैठ जमानी शुरू की। और आरएसएस नाम कब दिया गया, 1926 में। और स्वयं संघ का मतलब देखिए क्या होता है, यहाँ पे आपको एक और बात बता दूं कि जो लोग अपने आप से ही आके है ना यहाँ पे है ना वॉलेंटियर करते, अपने आप ही है ना आके काम के लिए वॉलेंटियर करते कि हम इस संघ से जुड़ेंगे और हम कोई पैसा वैसा नहीं लेंगे, हम लोगों की सेवा करेंगे, जहां हमको जैसा मौका मिलेगा हम लोगों की सेवा करेंगे। तो वो इस चीज के लिए है ना वो करते हैं, अपने आप को वॉलेंटियर करते हैं। तो इसको संघ का मतलब होता है वॉलेंटियर, तो इसलिए इनको बोला जाता है स्वयं सेवक संघ। तो अब इसका फुल फॉर्म ही है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। बड़े बड़े कई सारे लीडर्स हैं। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ कि अब धीरे धीरे करके क्या हुआ कि यहाँ पे अब देखिए आरएसएस भी है ना 11 भागों में बटा हुआ है। पहले तो है यहाँ पे केंद्र हो गया, फिर उसके बाद प्रांत हो गया यानी प्रोविंस, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, फिर टाउन, फिर सिटी, फिर और उसके बाद अलग अलग ऐसे करके कई सारे प्रांतों में बटा हुआ है। फिर शाखा, शाखा मतलब होता है ब्रांच, शाखा का मतलब होता है ब्रांच। अब देखिए इसमें क्या होता है ना कि ये जो शाखा होती है ना, तो इसमें क्या होता है कि जितने भी 11 प्रांत में जिनमें बांटा गया है, तो उनमें अलग अलग स्टेट के हिसाब से अलग अलग, जैसे जिले का है तो वो जिले के हिसाब से होगा। और यहाँ पे जितने भी संघ संचालक जो होते हैं ना, वो एक वॉलेंटियर होता है। जैसे एक की अगर डेथ हो जाती है तो उसके बाद दूसरा अनाउंसमेंट करता है। अब जैसे 1900 पहले तो है ना इसके ये रहे थे केबी हेडगेवार। जब डॉक्टर जी की 1940 में क्या हुआ, डॉक्टर जी की डेथ हो गई। फिर जब डॉक्टर जी की डेथ हो गई तो फिर वहां के संचालन के लोगों ने है ना ये जो संघ का संचालन है वो इनको सौंप दिया, एमएस गोलवालकर को। गोलवालकर को अपनी इच्छा से दे दिया और गोलवालकर फिर राज्य चलाने लगे। और अभी करंट में आरएसएस के जो चीफ है वो संघ संचालक है, वो है मोहन भागवत। तो अब उसके बाद देखिए अब ये सब बात हो गई संचालक की। अब ये कई सारे अब देखिए अब पहले तो यहाँ पे ना लीडरशिप के बारे में जानिए इसके। तो देखिए लीडरशिप जो अगर इसकी आरएसएस की अगर अपन बात करें ना, तो आरएसएस क्या करती है, देखिए यहाँ पे जैसे अच्छे सारे कई सारे काम करती है। जैसे कई चीजों में, जैसे अगर किसी को अगर मुसीबत के टाइम पे आरएसएस का रहता है कि है ना कहीं अगर किसी को दिक्कत आती है तो उसमें हेल्प करना। फिर उसके बाद देखिए लीडरशिप क्वालिटी यहाँ पे तो देखिए क्या है, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे एक लीडरशिप का ये यहाँ पे रूल क्या है कि जैसे कोई भी है ना शादीशुदा इंसान है ना यहाँ पे आरएसएस का संचालन नहीं कर सकता। कोई भी इस संघ से नहीं जुड़ सकता जिसकी शादी हुई है। वो जैसे हाँ कोई रेयरली अगर किसी की कभी कभार होता है कि अगर किसी की अगर शादी हो जाए और वो उसके बाद जुड़ जाए तो कभी कभार ऐसा हो जाता है कोई अगर नहीं मिल रहा तो, लेकिन ऐसा मैक्सिमम तो आरएसएस नहीं होने देती है। ये लीडरशिप का है आरएसएस में। तब देखिए उसके बाद क्या हुआ कि अब 1940 में हेडगेवार की डेथ हो गई, तो उसके बाद इनको दे दिया गया क्या बोलते हैं एमएस गोलवालकर को। एमएस गोलवालकर ने आरएसएस का फिर इधर संभाला।
अब उसके बाद क्या हुआ कि अब देखिए यहाँ पे तो देखिए क्या हुआ कि है ना, ब्रिटिशर्स तो यहाँ पे पहले से ही चाह रहे थे, क्योंकि देखिए ये डॉक्टर जी की सबसे अच्छी खासियत ये थी कि इन्होंने आरएसएस को एंटी ब्रिटिश मूवमेंट से हमेशा से ही दूर रखा। एंटी मूवमेंट से हमेशा से दूर कैसे रखा, कोई भी है ना ब्रिटिश के मूवमेंट हो रहे थे तो वहां पे इन्होंने वो आरएसएस को यहाँ पे इकट्ठा नहीं होने दे रहे थे, आरएसएस के लोगों को, क्योंकि ब्रिटिशर्स को उनको पता था कि ये बैन कर देंगे इस चीज को, तो वो सोच रहे थे कि बैन करने से अच्छा है कि है ना इसको रहने दो, ब्रिटिशर्स से दूरी रखो, क्योंकि ब्रिटिशर्स भी यही चाह रहे थे कि जब तक वो एंटी ब्रिटिश अगर कोई सेंटिमेंट नहीं चला रहे तब तक तो हम इसको टॉलरेट कर लेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तब देखिए लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि 1930 में क्या हुआ था कि 1930 में जब यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट चला था ना, गांधी जी ने जो दांडी मार्च यात्रा निकाली थी, तो गांधी जी ने जब दांडी मार्च यात्रा निकाली थी तो उसमें आरएसएस का कोई भी मेंबर नहीं गया था। हालांकि कि डॉक्टर जी तो खुद गए थे, डॉक्टर जी गए थे, लेकिन उनका ये कहना था कि अगर कोई किसी को अगर संघ में से अगर टूट के अगर कोई अपनी स्वेच्छा से अगर जाना चाहता है, अगर मूवमेंट में जुड़ना चाहता है, देश के लिए योगदान देना चाहता है तो वो दे सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि है ना कि वो नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, बस संघ को इसमें हम इंक्लूड नहीं करेंगे, इसमें संघ का नाम नहीं जुड़ेगा। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ, फिर 1930 में ये बनारस भी गए थे, और बनारस जाने के बाद हुआ क्या कि बनारस जाने के बाद यहाँ पे इनकी मुलाकात हुई थी पंडित मदन मोहन मालवीय से, जिन्होंने बीएचयू की स्थापना की हुई थी। अब इनकी बात हो रही थी एमएस गोलवालकर से, उस समय बात हो रही थी, यहाँ से ये एमए कर रहे थे और यहाँ पे ये पढ़ाते भी थे बीएचयू में। तो एमएस गोलवालकर से मुलाकात हुई, तो फिर जाके है ना फिर यूपी में जाके फिर ये धीरे धीरे करके ये पूरे इंडिया में आरएसएस की स्थापना हो गई, आरएसएस की कई सारी शाखाएं होगी। अब देखिए शाखाओं के बारे में जानिए। सबसे पहले शाखाएं मतलब होता है ब्रांच, तो ब्रांच इसमें है ना 5 तरह की होती है। तो देखिए इसमें देखिए आरएसएस में क्या क्या है, देखिए 11 प्रांत कौन कौन से हैं, 11 कौन कौन सी चीजें इसमें, तो प्रांत है, केंद्र है, जिला है, फिर उसके बाद ये है मंडल है, मंडल जिस यानी सर्कल को बोला जाता है, शाखा है, फिर उसके बाद नगर है, ग्राम है, ग्रामीण विकास पे सबसे ज्यादा आरएसएस का फोकस रहता है। तो ऐसे करके 11 केंद्र हैं। फिर उसके बाद देखिए, अब देखिए शाखा यहाँ पे है ना 5 तरह की होती है। तो देखिए सबसे पहली शाखा होती है प्रभात शाखा यानी मॉर्निंग ब्रांच। मतलब इसमें क्या होता है कि है ना सुबह है ना एक लोगों की मीटिंग होती है, मीटिंग में सब एक साथ बैठ के है ना डिस्कशन करते हैं, सारी बातचीत होती है आगे आरएसएस को लेके, काफी बड़े लोग ही इसमें जुड़ते हैं। अब देखिए अब एक फिर उसके बाद होती है इवनिंग ब्रांच, यानी ये मतलब ये शाम में एक और मीटिंग होती है, और मीटिंग के साथ साथ क्या होता है कि यहाँ पे अभी मीटिंग में इसमें बातचीत होती है। फिर उसके बाद होता है नाइट ब्रांच। नाइट ब्रांच में क्या होता है कि अब इसमें भी है ना रात में भी एक अलग से मीटिंग होती है, ऐसे 3 होती है। फिर उसके बाद होता है संघ। संघ का मतलब होता है, मैंने आपको अभी बताया कि है ना लोग जो इसमें जुड़ते हैं एक साथ। संघ का मतलब होता है जो अपने लिए अपने आप को अपनी स्वेच्छा से वॉलेंटियर करता है खुद को। फिर उसके बाद होती है मंडल यानी कि सर्कल। तो उसके बाद इसी में कई सारे लोग इकट्ठे होते हैं और इन्हीं के साथ में ये होता रहता है। फिर उसके बाद ये चलता है। अब देखिए इसमें बड़े लोग भी इकट्ठे होते हैं। अब देखिए एक और ब्रांच चलती है जिसको जो हफ्ते में एक दिन चलती है, जैसे जो जिन लोगों को अगर काम रहते हैं, जो अपने काम बिजनेस की वजह से या जॉब की वजह से जो पूरे रोज टाइम नहीं दे पाते, उनके लिए अलग से इसमें ब्रांच होती है। तो इसमें है ना शाखा होती है, इसमें शाखा होती है इसमें अलग से, और उनके लिए अलग से मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती है। और इसमें बच्चे भी शामिल हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि खाली बड़ों का ही होना जरूरी है, बच्चे भी जुड़ सकते हैं। अब देखिए अगर बच्चे रहते तो बच्चों को यहाँ पे क्या किया जाता है, गेम्स खिलाया जाता है, योगा कराया जाता है, काफी सारी चीज होती है। यहाँ पे कई सारी चीज होती है, योगा, सूर्य नमस्कार, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब चीजें होती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि इसमें भी अलग अलग, देखिए इसमें अलग अलग शाखाएं भी बनी हुई है। अब देखिए अब ये जनसंघ से टूट के है ना ये आगे चल के बीजेपी की भी स्थापना हुई थी इसमें। अब उसके बाद क्या हुआ था कि अब देखिए आरएसएस का एक झंडा भी है। आरएसएस का एक झंडा है, मतलब ये अपने भारत का झंडा को नहीं मानते, इनका एक खुद का झंडा है, ये हमेशा से वही फहराते आ रहे हैं। अब देखिए 1947 में जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो 22 साल तक तो देखिए ब्रिटिशर्स की है ना, इनको ब्रिटिशर्स से कैसे भी करके दूर रखा इन्होंने। तब देखिए उसके बाद क्या हुआ कि
उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो हिंदू रेफ्यूजीज इंडिया में आ रहे थे पाकिस्तान से, तो आरएसएस ने उनकी भी हेल्प की थी। हालांकि आरएसएस ने कभी ऐसा नहीं बोला कि है ना जो मुस्लिम पाकिस्तान जा रहे हैं या पाकिस्तान से मुस्लिम भी अगर भारत आ रहे तो उनको मारो पीटो, ऐसा नहीं है। उनके लिए भी काफी ज्यादा काम किया था। लेकिन अब इसके बाद क्या हुआ कि अब ये सारी चीजें हुई, अब आरएसएस में भी है ना कई सारी चीजें जुड़ी हुई है। अब देखिए कई सारे ऑर्गेनाइजेशन जुड़े हुए, जैसे इससे सरस्वती जैसे भारतीय लोक सेवा भारती हो गया, फिर उसके बाद धर्म जागरण समिति हो गई, फिर मुस्लिम 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 जागरण हो गया, मतलब ये मुस्लिमों के लिए अलग से हो गया, सिखों के लिए अलग होता है इसमें। तो ऐसे करके अलग अलग समितियां। लोक सेवा का मतलब क्या होता है कि ये मतलब लोक सेवा भारती का मतलब जो महिलाओं की सेवा के लिए होता है, अगर महिलाओं के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। हालांकि एक और बात बता दूं कि आरएसएस से है ना महिलाएं कभी नहीं जुड़ सकती, यहाँ पे महिलाएं कभी नहीं जुड़ सकती, सिर्फ पुरुष ही होता है यहाँ पे, कोई भी होता है इंसान, आदमी ही है ना आरएसएस का संचालन कर सकता है, आदमी लोग ये संचालन से जुड़ सकते हैं। लोक सेवा भारती जो है ना महिलाओं के लिए बनाया गया ताकि अगर उनकी कोई जरूरत पड़े, अगर उनको कोई मुसीबत के समय कोई दिक्कत आती है तो उनको हेल्प की जाए उनको, तो इसी के लिए बनाया गया। जैसे सरस्वती विद्या मंदिर, सरस्वती शिशु मंदिर हो गया, फिर उसके बाद लोक सेवा हो गया, फिर उसके बाद इसमें बजरंग दल का भी गठन हुआ था इस समय। जब बजरंग दल का गठन क्यों किया गया था, अयोध्या में जो राम जन्मभूमि का विवाद चला था, तो उस चीज के लिए फिर आरएसएस ने अपने आप को वो किया था, आरएसएस ने इसमें काफी ज्यादा योगदान दिया था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ था कि पुर्तगाली, दादरा नगर हवेली, इन सबको एक करने में भी आरएसएस का काफी बड़ा योगदान रहा। फिर उसके बाद देखिए अब उसके बाद क्या हुआ कि ये सारी चीजें तो हो गई। अब 1962 में भारत चीन युद्ध हो गया था, तो उस समय भी आरएसएस ने काफी ज्यादा मदद की थी। जो भारत की सेना को जो जरूरत थी जिन चीजों की, सब प्रोवाइड करवाया आरएसएस के मेंबर्स ने ही। उन्होंने ही उनको है ना खाना पीने के जो उनको जो भी सामग्री लग रही थी, जो उनको हथियार जरूरत के लिए जो उनको पैसा चाहिए था, थोड़ा बहुत अपनी तरफ से दिया आरएसएस ने। फिर उसके बाद देखिए कि ये सारी चीजें हुई थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये सारी चीजें हुई, फिर जो आर्मी के लोगों के लिए उस समय आर्मी के सोल्जर्स को खून दे रहा था, पूरा जवानों के लिए, पूरा देश अपने जवानों के लिए उस समय जब खून दे रहा था, तो उसमें भी आरएसएस ने अपना बड़ा योगदान किया। ये सारे इनिशिएट आरएसएस ने लिए थे 1962 के युद्ध में, ये काफी ज्यादा अच्छे भी थे। तो इसी को देखते हुए क्या हुआ था कि पंडित नेहरू ने फिर है ना क्या किया था कि जब 1963 में जब 26 जनवरी को रिपब्लिक डे होने वाला था ना अपना, तो उस समय रिपब्लिक डे परेड में आरएसएस को भी इनवाइट किया था। 2 दिन तक ही अपना राजपथ नगर ये राजपथ पे जब परेड होने वाली थी, तो उस समय 2 दिन तक इन्होंने अपना बड़ा मार्च निकाला था। यहाँ से काफी चले थे, काफी दूर तक का सफर किया था। तो ये सारी चीजें आरएसएस ने की हुई थी। तब इसके बाद ये फिर उसके बाद भी क्या हुआ कि इवन जब कश्मीर प्रॉब्लम की जब बात हुई थी, कश्मीर प्रॉब्लम जब कश्मीर का विलय नहीं हो रहा था, तो उस समय जब बाद में महाराजा हरि सिंह ने जब गुहार लगाई थी, तो एमएस गोलवलकर ही आरएसएस की तरफ से गए थे हरि सिंह से बात करने के लिए। तो उन्होंने फिर बाद में विलय के लिए दिल्ली लेटर भिजवाया था। तो आरएसएस ने यहाँ पे ना किया है। फिर अब देखिए पुर्तगालियों का ने फिर जब गोवा को यहाँ से लिबरेट करने की बात आई, तो उस समय उनको बोला गया था सरेंडर करने, पुर्तगीज मान नहीं रहे थे, वहां से जा नहीं रहे थे। तो उसके बाद हुआ क्या कि उनको वहां पे है ना काफी बड़ा ऑपरेशन किया गोवा, उसको ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है। तो वहां पे है ना उन्होंने वहां से पुर्तगालियों का झंडा हटा के आरएसएस ने भारत का झंडा लहरा दिया था। तो ऐसे करके काफी सारे योगदान भी रहे हैं आरएसएस को लेके। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ, आरएसएस की है ना काफी ज्यादा अभी ये पॉलिटिक्स में भी एक्टिव रहता है। अब देखिए 1980 के दशक में अयोध्या का मामला काफी टूल पकड़ रहा था। अयोध्या का मामला जब टूल पकड़ रहा था, तो उस समय हुआ क्या कि देखिए बजरंग दल की स्थापना तो हो ही गई थी। तो अयोध्या का जब चल ही रहा था, इतना बीजेपी यहाँ पे अपने अपने तरीके से लड़ रही थी अयोध्या को लेके। तो बाद में वीएचपी और इन सब के साथ मिलके इन्होंने हाथ आजमाया। आरएसएस ने भी आगे चल के इसमें योगदान दिया। अब 1986 में क्या हुआ था कि राम मंदिर के इधर ताले खुलवा दिए गए थे, आपको पता ही है, शाहबानो केस की वजह से। शाहबानो केस में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, उसको राजीव गांधी ने पलट दिया था, तो उनको अयोध्या के राम मंदिर के ताले खुलवाने पड़ गए, क्योंकि आरएसएस का ही प्रेशर था।
आरएसएस, वीएचपी और जो दूसरे हिंदू संघ ऑर्गेनाइजेशन थे वो नाराज हो गए थे, तो वो ताले खुलवाए गए, उनका ब्रॉडकास्ट किया गया। तो ये सारी चीजें हो गई थी। और उसके बाद क्या हुआ था कि अब एक टाइम तो ऐसा भी आया था कि राजीव गांधी को भी है ना उस समय झुकना पड़ा था आरएसएस के आगे। अब आरएसएस के आगे क्यों झुकना पड़ा, क्योंकि 1989 में क्या हुआ था कि जब शिला पूजन हुआ था, पहले तो कांग्रेस ने अनुमति नहीं दी थी इस चीज की, लेकिन उन्होंने बोला था राजीव गांधी ने आरएसएस को कि बातचीत करके बातचीत से मामले को सुलझा लेते। कोर्ट में उस समय मामला चल ही रहा था, कोर्ट ने भी बोला था कि अभी स्टेटस को मेंटेन रखो, लेकिन वो नहीं मान रहे थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ, राजीव गांधी ने बोला कि बैठ के बातचीत करते हैं, लेकिन आरएसएस ने पल्ला झाड़ दिया कि नहीं ऐसे तो नहीं चल, हम बातचीत में तो हिस्सा नहीं लेंगे, हमको तो जो सही लगेगा हम तो वही चीज करेंगे। तब इसके बाद हुआ क्या कि ये सारी चीजें हो गई। अब इसके बाद क्या हुआ, आरएसएस ने इसमें भी मदद की, 1962 के युद्ध में मदद की। उसके बाद 1965 में भी जब भारत पाकिस्तान के बीच लड़ाई छिड़ी तो उस समय लाल बहादुर शास्त्री ने आरएसएस के मेंबर्स को याद किया था, आरएसएस के मेंबर से उन्होंने मदद भी मांगी थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1966 में क्या हुआ था कि इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बन गई। तो उस समय क्या हुआ कि इंदिरा गांधी ने है ना समय समय पर, उस समय इंदिरा गांधी पे 70s के टाइम पे केसेस होने लगे थे, जैसे केशवी नंदा भारती केस और ये अलग अलग केसेस थे। अब 1975 में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया कि इलेक्शन फ्रॉड है, इंदिरा गांधी ने जो जीता है। तो फिर इसकी वजह से क्या हुआ कि उन्होंने फिर 25 जून को इमरजेंसी लगा दी। और जब इमरजेंसी लगाई गई थी तो उसके बाद आरएसएस पे बैन लगाया गया सबसे पहले। क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी का ये कहना था कि जब 1974 में जो जेपी आंदोलन हुआ था, तो जेपी आंदोलन के दौरान क्या हुआ था कि जेपी आंदोलन के समय जो आरएसएस की जो लीडर थे ना, उन्होंने जयप्रकाश नारायण का साथ दिया था। इंदिरा गांधी का ये कहना था। 1948 में भी जब नथुराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी थी तो सरदार पटेल ने बैन किया था। तो बाद में आरएसएस ने इस चीज पे भी बोला था कि नहीं देखिए, नथुराम गोडसे तो हमारे से बाद में जुड़ा था, तो इसलिए वो तो मना ही कर दिया कि नहीं ऐसे तो होगा नहीं, बैन कर दिया। फिर उन्होंने बोला कि नहीं हमारे से तो नहीं जुड़ा हुआ है आरएसएस, ये आरएसएस से नहीं जुड़ा हुआ है, अभी अभी आया था ये हमारे यहाँ पे। लेकिन बाद में एविडेंस के बाद खोल दिया गया। 1975 में सबसे पहले बैन लगा दिया गया। और कई सारे लीडर्स ऐसे जो अब मैंने कई सारे ऐसे लीडर्स है बीजेपी के जो है ना आरएसएस से निकले, चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी, नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी, अमित शाह, जितने भी अभी पॉलिटिक्स में एक्टिव है, जो होम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, जो देश के पहले गृह मंत्री रह चुके हैं, वो है ना यहाँ पे उन्होंने सबसे ज्यादा वो आरएसएस में एक्टिव रहे हुए हैं। और उस समय आरएसएस की भी कई सारे लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया गया, जैसे लाल कृष्ण आडवाणी और इन सबको। तो आरएसएस पे बैन लगा, लेकिन 1977 में वापस से बैन हटा दिया गया। जनता पार्टी आ गई तो आरएसएस पे बैन लगा दिया गया, लेकिन जनता पार्टी में आपस में टूट शुरू हो गई थी। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि कुछ हो नहीं रहा था। तो फिर 1980 आते आते जनता पार्टी पूरी बिखर गई। फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बन गई 1980 में बीजेपी की स्थापना हो गई। और उसके बाद क्या हुआ कि जब बीजेपी की स्थापना हुई तो उसके बाद बीजेपी के कई सारे लीडर्स थे जो आरएसएस में जुड़ गए थे। अब कांग्रेस ने इसकी अनुमति दी थी। अब उसके बाद क्या हुआ कि 1992 में आरएसएस ने काफी ज्यादा, और अब देखिए उसके बाद अच्छे काम थे कि अब जैसे 2013 में जब उत्तराखंड में बाढ़ आई थी, तो जब बद्रीनाथ केदारनाथ में जो बाढ़ आई थी उस समय भी है ना राहत सामग्री पहुंचाने का काम आरएसएस ने किया। 2018 में भी जब केरल में बाढ़ आई थी तो उस समय भी आरएसएस का योगदान रहा। 1984 में जब सिख दंगे हुए थे तो उस समय भी आरएसएस का योगदान रहा। सिख दंगों से लोगों को बचाने में हेल्प की थी आरएसएस ने। सिख दंगों के समय काफी ज्यादा हेल्प भी की गई थी। फिर उसके बाद लेकिन जब बाबरी मस्जिद गिराई गई थी तो देखिए बाबरी मस्जिद गिराई गई थी तो उस समय भी जो कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में प्रधानमंत्री थे उस समय पीवी नरसिम्हा राव, तो उन्होंने आरएसएस को बैन कर दिया। आरएसएस ने बैन कर दिया, आरएसएस पे बैन लगा दिया गया। लेकिन बाद में जब इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई, काफी सारी चीजें हो गई, तो उसके बाद चीजों को यहाँ से हटा दिया गया, आरएसएस पे से बैन हटा दिया गया। लेकिन 2002 में जो गुजरात में दंगे हुए थे, गोधरा कांड हुआ था, गोधरा हत्याकांड, तो उसमें भी आरएसएस का नाम आया था। तो इस चीज को लेके आरएसएस की कंट्रोवर्सी होती कि आरएसएस के कई संचालक मौजूद थे इसमें भी ये करवाने में, क्योंकि जो कार सेवक थे वो अयोध्या से ही आ रहे थे उस टाइम पे।
तो आरएसएस का ये को लेके इस चीज़ के लिए भी कंट्रोवर्सी होती है कि नहीं, आरएसएस ने जो किया वो गलत था। फिर ये सारी चीज़ों की वजह से आरएसएस फंसता रहता है इन सब में, उनका खुद का झंडा नहीं है। फिर आरएसएस एक और चीज़ क्या बोलता है, अखंड भारत की बात करता है कि है ना, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान ये सभी एक हैं, और जो जो जितने भी भारत में सिर्फ हिंदू लोग ही रहते हैं सबसे ज़्यादा, मुस्लिमों की कोई जगह नहीं है, आरएसएस ऐसा मानता है। मुस्लिम लोग जो भी हैं, जो भी मुस्लिम हैं या दूसरे धर्म के आए हुए हैं, वो सब बाहर से आए हुए लोग हैं, कोई हिंदू अपने से पहले रहता नहीं था, तो ये मतलब हिंदू ही रहते थे शुरुआत से भारत में। तो ये सारी बातें आरएसएस तो बोलते हैं। अब देखिए आरएसएस का ऐसा, लेकिन कुछ ऐसा है नहीं कि अब देखिए सही तो ये, बट ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग रहते हैं। और देखिए सबको अपनी अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी को अपनी स्वतंत्रता का अधिकार है। तो इसमें देखिए आरएसएस ये तो गलत करता ही है, फिर अखंड भारत को लेके बोलता है। फिर उसके बाद आरएसएस का खुद का झंडा नहीं है, ये वाली आरएसएस को लेके कंट्रोवर्सी है। फिर वो भारत का संविधान नहीं अपनाना चाहते। 26 जनवरी और 15 अगस्त को भी वो अपने मुख्यालय में भारत का झंडा नहीं तिरंगा नहीं फहराते। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये सारी चीज़ों के लेके कंट्रोवर्सी होती है। हालांकि हेल्प भी की है कई सारी चीज़ों में आरएसएस ने। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि अब जब उसके बाद ये सब चीज़ें हो रही थी, तो अभी तक तो देखिए 2019 से लेके ग्वालियर में मीटिंग हुई थी, और आज भी देखिए कई सारी चीज़ें चलती रहती है यहाँ पे। और अब 2025 में भी इसके 100 साल पूरे हो गए हैं। अब 1930 आते आती है यहाँ पे हुआ था, पूरे देश में फैलना शुरू हो गया था, देश में आ गया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे सारी चीज़ें होने लग गई थी। तो ऐसे करते करते ये आरएसएस का चलता ही रहता है ऐसे भी, और अभी भी कंट्रोवर्सी होती रहती है। कभी कोई बयान दे देता है, बजरंग दल हो गया या कोई भी हो, बयान दे देते हैं और उसमें की वजह से हिंसा हो जाती है, तो उसको लेकर कंट्रोवर्सी भी होती रहती है। फिर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं, आरएसएस को पॉलिटिक्स में ज़्यादा एक्टिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि आरएसएस अगर पॉलिटिक्स में एक्टिव हो गया तो उसके बाद होगा क्या कि पॉलिटिक्स रह जाएगी। मतलब पॉलिटिक्स में जो हिंदू मुस्लिम जो धर्म के मुद्दे वो सब ज़्यादा सरकार करेगी। तो इन सब को लेके कंट्रोवर्सी होता रहता है। आपका क्या मानना है आरएसएस को लेके? आरएसएस कहाँ सही है, कहाँ गलत है? आप भी अगर चाहें तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को पूरा आखिरी तक देखें, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। और तब कल किसी और टॉपिक पे मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये हिस्ट्री समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल किसी और टॉपिक पे बात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।